हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पृष्ठ संख्या 12 तक अध्याय को पढ़ा व समझा। आज हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकलाप 2.2। आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर 30 सेकंड के लिए आपने ध्यान किया, जो आपको सबसे अच्छा पौधा या जंतु लगा उसके बारे में सोचा और उसके बाद देखिए आपने श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर उसे बनाया, उसका चित्र बनाया पौधे या जंतु का। यहाँ आप देख रहे हैं एक अध्यापिका खड़ी हैं और कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं स्कूल के ही गार्डन में, स्कूल के बगीचे में, और ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। बच्चों, ये जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता होती है जो जैविक चीजें होती हैं उनमें विविधता, जैसे पौधे, जीव जंतु जिनमें जान है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, परंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं, इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोचते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। बच्चों, समूह यानी ग्रुप बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3। आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए, यानी उनको ध्यान कीजिए, याद कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उन्हें समूह बनाइए। मतलब जो जीव या जंतु एक जैसे लगते हैं या उनमें विशेषताएं एक जैसी हैं, या पौधे जो एक जैसे लगते हैं उनमें विशेषताएं एक जैसी हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखिए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए
फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। चित्र 2.2 में देखिएगा। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान। पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार, यानी कि इन विशेषताओं के आधार पर आप उनके समूह, पौधों और जंतुओं के समूह बना सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। 2.2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई, कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्तता, किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। तालिका 2.3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। बच्चों, ये तालिका है। अब इसमें देखिए क्रम संख्या है, ये पौधे का नाम है, ऊंचाई, छोटा, मध्य, ऊंचा कैसा है, तने की प्रकृति कैसी है, हरा भूरा, कठोर कोमल, मोटा पतला, शाखाओं का प्रकटन कैसा है, भूमि के निकट, तने में ऊंचाई पर है, पादप समूह का नाम, पादप यानी पौधा, पौधे समूह का नाम। चलिए नंबर 1 आम। आम का पौधे का नाम क्या है? आम। ऊंचाई ऊंचा है, तना भूरा है और कठोर है कि कोमल? कठोर है और मोटा है। और ये तने में ऊंचाई पर है शाखाओं का प्रकटन। और पादप समूह का नाम क्या है? वृक्ष, यानी वो वृक्ष है। बच्चों, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जैसे कि ये चित्र है, ये होते हैं वृक्ष। चलिए नंबर 2 गुलाब। ये इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, तना भूरा होता है, कठोर होता है और पतला होता है और ये भूमि के निकट होते हैं। और ये किस समूह में आता है? झाड़ी। ये देखिए जैसे ये झाड़ी। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 टमाटर। ये क्या है? इसकी ऊंचाई छोटा। तने की प्रकृति क्या है? तना हरा होता है, कोमल होता है और पतला होता है और ये भूमि के निकट होता है। और पादप समूह का नाम क्या है? शाख। ये देखिए ये होते हैं शाख। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आपको शाख, झाड़ियों और वृक्षों के बीच का क्या अंतर दिखाई दिए? आपने देखा ना अंतर? इन तीनों में क्या अंतर है? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख,
झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे, काशड़िए, लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़, जैसे कि ये है। आगे पढ़ते हैं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय, लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है, जैसे कि ये झाड़ी गुलाब की। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कठोर और हरे होते हैं। इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधों के तने दुर्बल यानी कि कमजोर होते हैं और उनको ऊपर चढ़ाने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता यानी कि क्लाइंबर, इंग्लिश में इसे क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं। इनको विसर्पी लता यानी क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं और प्रयास करें। बच्चों, अब ये क्रियाकलाप हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने यहीं तक पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।